अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल की थी कोई बात मैंने। क्या बात की थी कल मैंने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सरगोशी वाली बात। खुसर पुसर है? नहीं, आज भी जीटी में ही हूँ। मैंने तो कल ऑफर की थी कि 5 बच्चे मेरे साथ चले जाएं, कोई गया ही नहीं। 4, हाँ 4। नहीं, कहा नहीं था मैंने। नहीं नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने कहा था मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वादा नहीं किया था। तो हो सकता है, हो सकता है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अच्छा चलें, आज जीटी और अच्छा सुन लेना, मैंने जो मंडे ट्यूसडे संडे मंडे ट्यूसडे करना है वो मैं इधर ही करूंगा गुलबर्ग में। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, आप नहीं होंगे तो मैं तो यहीं करूंगा ना। कंट्रोवर्शियल क्या है? कोई बात नहीं, चले आज जीटी कर लें, कर लें कह रहा हूँ कर लें। बस मेरा मूड है आज जीटी का, चले। और नहीं, वो मैंने कहा है, वो कह दिया एसी का कह दिया, वो रूम भी वो पहले वाला कह दिया, और वहाँ यही का। अच्छा कल ना वहाँ मसला और था, वहाँ कल वोल्टेज बहुत कम आ रही थी, तो सुबह से वो एसी मतलब वो चलना शुरू ही नहीं कर रहे थे। आज जीती। अच्छा आप लोग यहाँ बैठ जाइएगा, तो मैं वहाँ चला जाऊंगा, ठीक है? मैं वहाँ पढ़ा दूंगा जाके। क्या करूँ? नहीं लाइव नहीं, लाइव नहीं। सवाल मैंने 2 दिए थे, 1 2 दिए थे, कहा था एक एक करके कर लें। है वो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। कल मैंने यूआरपी की कैलकुलेशन समझाई थी, कैलकुलेशन नहीं उसकी एडजस्टमेंट समझाई थी, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और अगर पी सेलर है तो बस कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और अगर एस सेलर है
तो एस के पैट में से भी लेस। 2 सवाल होमवर्क दिए थे और उनमें उम्मीद तो है कि कोई मसला नहीं होगा। है मसला? इनकम स्टेटमेंट आसान है, लेकिन अगर सवाल करें तो इस दफा वैसे चांस ज्यादा इनकम स्टेटमेंट के हैं। नहीं, आप पहले पास्ट पेपर के सवाल देख लेना इनकम स्टेटमेंट के फिर तो इसलिए अच्छा, अब अगला एजेंडा ये है कि इनकम स्टेटमेंट पूरी करके ना आज, तो कल मैं पास्ट पेपर का एक आसान सवाल करा के उससे थोड़ा सा ऊंचा सवाल होमवर्क दूंगा। सैटरडे को एक ऊंचा सवाल कराऊंगा और उसी के लेवल का एक होमवर्क दूंगा। यानी पास्ट पेपर्स के 4 को सवाल कल और परसों मिला के वो हो जाएंगे। फिर ये बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट कराएंगे रिवाइज, तो आपका ही फायदा है। अगर रिवाइज कराएंगे तो ईद के बाद तो फिर एसोसिएट जिसके ऑटम 19 से सवाल आ रहे हैं, फिर हम उनको हाथ डाल सकेंगे। और फिर उसके बाद 3 कुछ दिन एसोसिएट पे लगा के फिर IAS 12 करेंगे इंशाल्लाह। तो भी कल और परसों पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगा। इनकम स्टेटमेंट में देखता हूं शुरू में से क्या क्या रह गया। देखें, पॉइंट 2 बता दिया हुआ मैंने। देख तो रहे हैं, पहली नो नहीं बताया, चलें बता देता हूं। अगर पेरेंट ने शेयर्स खरीदे थे और उन शेयर्स को खरीदते हुए कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ी थी, तो पेरेंट ने उसको अपनी इन्वेस्टमेंट बनाया होता है। बैलेंस शीट में हम लोग क्या ट्रीट कर रहे थे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में से निकाल के गुडविल की वर्किंग में लिखा था, लेकिन खर्चा तो था, तो उसको पेरेंट की रिटेन अर्निंग से लेस किया था। क्यों लेस किया था? क्योंकि वो उसका एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट के सवाल में क्या होगा? उसको एक्सपेंस बना लेंगे। एडमिन भी डाल सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी कर सकते हैं, हर साल ऐसे किया करेंगे। फिर सिर्फ अगर पहले साल का सवाल है तो ये पॉइंट 2 बता दिया, पॉइंट नंबर 2 बता दिया। बता दिया पॉइंट 2। हाँ, इनकम स्टेटमेंट में देखना है। क्या हो गया? शकील सनाउल्लाह है, बुलाएं जरा। पॉइंट 2 डन। अच्छा, 3 और 4 मैं करा चुका। पॉइंट नंबर 5 भी हो चुका। 6 और 7 नहीं, 6 करा दिया और 6 का लास्ट पैराग्राफ नहीं कराया। वो ना मैं एक सवाल के साथ समझाऊंगा तो बेहतर समझ आएगा, तो इसलिए इसको फिलहाल रहने देता हूं और 7 और 8 समझाने लगा हूं। 7 और 8 समझा रहा हूं। ईयर 2022 एसओएफपी में क्या करते थे? पीपी का यूआरपी है, एसओएफपी में इसका क्या करते हैं? एसओएफपी पहले तो यूआरपी निकालते हैं। कितना यूआरपी? प्रॉफिट की अमाउंट, इस पे ये वाली हरकत कर लें। ये यूआरपी है।
क्या ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में? पीपी में से लेस, और चूंकि पी सेलर है तो पी की रिटेन अर्निंग से लेस। 2000 या 1400? 1400, क्योंकि यूआरपी 1400 है। 2000 क्यों नहीं है यूआरपी? क्योंकि जैसे जैसे एसेट इस्तेमाल होता जाएगा, डेप्रिशिएट होता जाएगा, प्रॉफिट रियलाइज होता जाएगा। 2022 की एसओसीआई सेल्स पी प्लस एस, कॉस्ट ऑफ सेल पी प्लस एस, जीपी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन, अदर इनकम, पहला ही साल है बस, अभी एक ही साल गुजरा है, 2022 एंड हुआ है। तो बैलेंस शीट के सवाल में करते हैं पीपीई में से लेस और सेलर की रिटेन अर्निंग में से लेस, और वो भी 2000 नहीं 1400। अब इसको इनकम स्टेटमेंट में बताता हूं। पी ने अपने इस पीपी को बेचा होगा और 2000 प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया होगा। कहां आ रहा है वो? इसके अंदर 2000 आ रहा है। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो ये मशीन पी से उठ के एस में चली गई, पी ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, लेकिन ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मशीन अभी भी ग्रुप के अंदर ही है। तो क्या ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई डिस्पोजल है? तो फिर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है। जब डिस्पोजल ही नहीं है तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल किस बात का? तो इस 2000 को यहां से निकाल देंगे। 2000 को 1400 नहीं 2000 क्यों? पूरे 2000 क्यों? 2000 लेस, क्योंकि जब ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्पोजल ही नहीं है तो फिर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल किस बात का? तो यहां से 2000 माइनस। एस ने इसको डेप्रिशिएट किया हुआ है और ये 3000 की डेप्रिसिएशन ये एस के यहां कहीं एक्सपेंसेस में आ रही है इधर। अगर ये सब ऐसे ही रहा पी प्लस एस, तो ग्रुप की इनकम स्टेटमेंट में इस लाइन में इस एसेट की डेप्शन कितनी आ रही होगी? 3000। क्या ग्रुप की नजर से 3000 ही आनी चाहिए? नहीं। तो ग्रुप इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन भी फिर ठीक लिखी नजर नहीं आ रही। ग्रुप के एतबार से सही डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए? 2400। कैसे 2400? अगर ये इसको प्रॉफिट रख के ना बेचता तो फिर तो 8000 ही का एसेट है, और इसी 8000 को जब ये डेप्रिशिएट करता तो 2400 डेप्शन आती, जबकि अभी कितनी शो हो रही है? तो इसमें क्या करें? 600 माइनस कर देंगे। इन एक्सपेंसेस में से 600 माइनस कर देंगे, क्योंकि इन एक्सपेंसेस में एस ने 3000 की डेप्शन चार्ज की हुई है, जबकि ग्रुप के एतबार से देखें तो इसमें प्रॉफिट लोडेड है, तो ये सही नहीं है। अगर प्रॉफिट लोडेड ना होता तो ये कितने का एसेट होता? 8000, और उस 8000 को 30% डेप्रिशिएट करता तो 2400 डेप्रिशिएट करता। तो ग्रुप के एतबार से दो मसले, एक ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल नहीं बनता, वो खत्म कर दिया, और दूसरा डेप्रिसिएशन ज्यादा है वो कम कर दी। तो एक तो फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट पे अदर इनकम से पूरा प्रॉफिट निकाल देंगे, 1400 नहीं पूरा प्रॉफिट। बैलेंस शीट में हम 1400 इसलिए ले रहे होते थे क्योंकि अनरियलाइज 1400 है। यहां पर 2000 और 600 इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि ये अलग अलग लाइनें प्रेजेंट हो रही हैं, इनकम अलग लाइन में आ रही है, एक्सपेंस अलग लाइन में आ रहा है। तो यहां से अदर इनकम से निकाल दिया पूरा 2000, और यहां से डेप्रिसिएशन जो फालतू हुई थी वो रिवर्स कर दी। ये दो हरकतें करने से ग्रुप के प्रॉफिट पे कितना असर आएगा? 2000 का, 1400 का, 2600 का? 1200 कहां से आ गया? 1400 का आएगा। कैसे? 2000 इनकम में से निकाल रहे हैं, 600 एक्सपेंसेस में से कम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट पे तो 1400 का फर्क पड़ रहा है। देखें, इनकम से 2000 निकालना, प्रॉफिट 2000 कम हो गया, एक्सपेंसेस से 600 निकाल देना, प्रॉफिट 600 बढ़ गया, तो प्रॉफिट पे 1400 का फर्क पड़ा। ये वही 1400 है। अगर पी सेलर है तो ये सारा का सारा मसला पी को चार्ज होना चाहिए, तो इसलिए बस सिर्फ यहां पे माइनस माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली पी को चार्ज हो जाएगा। और अगर एस सेलर है तो ये भी करेंगे, और एनसीआई की वर्किंग में यहां से यूआरपी भी लेस करेंगे। बल्कि यूआरपी लेस करने से अफजल ये है हो 1400 ही रहा है, लेकिन इसको अलग अलग, और इसको अलग अलग रखने की वजह यह भी है कि इसी साल तो ये होगा, अगले साल की इनकम स्टेटमेंट में
ये नहीं होगा लेकिन ये फिर भी होगा, ये नहीं होगा लेकिन ये फिर भी होगा, क्योंकि हर साल एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा तो इसका प्रॉफिट रियलाइज होता जा रहा होगा। तो इसलिए बैलेंस शीट में हमने 1400 को डील किया था, इनकम स्टेटमेंट में 2000 अलग और 600 को अलग चलाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन प्रेजेंटेशन फर्क है। तो इनकम स्टेटमेंट के सवाल में बेचने वाले का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल अदर इनकम से लेस, और जो उसकी वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी यही वाली ये, वो रेलेवेंट एक्सपेंस में से लेस। अगर पी सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो ये 2000 यहां से भी लेस, और एक्सपेंसेस कम करना है तो इधर प्रॉफिट में ऐड। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 बताइए और ये 8 बताइए। 7 और 8 पढ़ लें, क्योंकि बेचने वाले ने इसको प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कहा। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्पोजल है तो फिर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल किस बात का, तो इसलिए सारा का सारा 2000 निकाल दिया। एडजस्टमेंट 7 और 8 बता दी जी जी। अच्छा ये वाला साल समझ आ गया। इस साल में 1400 ही अनरियलाइज्ड है, तो हम अगर पी सेलर होता तो बस फिर तो ऐसे ही है, लेकिन अगर एस सेलर है तो फिर हमने ये भी इधर करना होगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर 2023 का सवाल है तो 2023 में इधर फिर से 2000 आ रहा होगा, तो 2023 में अब 2000 का कुछ नहीं करना लेकिन 600 ऐसे ही करना है, क्योंकि जैसे जैसे ऐसे डेप्रिशिएट होता जा रहा है सेलर का प्रॉफिट रियलाइज होता जा रहा है। एडजस्टमेंट 7 और 8 बता दी। ये पढ़ के क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा पता नहीं, 14 बताना कहा था कल, हाँ 16, क्वेश्चन 16। एडजस्टमेंट 7 और 8 पढ़ लें और क्वेश्चन नंबर 16 कर दें, और जिनके पास मेरी साल पुरानी राइस की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 कर दें। जी जी अभी करना है। क्या हो गया? इसके अंदर हम यहां से अगर 1400 माइनस कर दें तो वो कॉन्सेप्चुअली गलत है, क्योंकि पेरेंट ने कितना लिखा हुआ है यहां अदर इनकम में 2000, तो हम सिर्फ 600 माइनस 1400 माइनस कर दें, इसका मतलब बाकी 600 को हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अदर इनकम दिखाएं। जब हम इंटर कंपनी सेल एलिमिनेट करते हैं तो पूरी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देते हैं ना, क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल ही नहीं है। वैसे बेचने वाले ने प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन हम फिर भी इन दोनों लाइनों में से पूरी फिगर एलिमिनेट करते हैं ना, क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल ही नहीं है। तो इसी तरह से ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्पोजल ही नहीं है। जब डिस्पोजल ही नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड डिस्पोजल क्यों शो हो? तो इसलिए यहां से पूरा 2000 निकालना पड़ेगा।
और यहां फेस पे जो डेप्रिसिएशन प्रेजेंट हो रही है वो भी फिर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इसलिए उसको भी यहां से खत्म करना पड़ेगा। संडे को कल थे क्लास में? कल थे क्लास में? नहीं थे ना, तो फिर यूआरपी कैसे समझ आना था इससे? चोरी का या असली बात? कौन सा बंदा? कौन? दोबारा बोले। हाँ, बैलेंस शीट में वो स्टॉक का यूआरपी था, जो कल किया था वो गुड्स का यूआरपी था। वो तो ये है जो आज पढ़ा है। जो आज पढ़ा है वो गुड्स का यूआरपी नहीं है, वो नॉन करंट एसेट बेचने का यूआरपी। जो कल पढ़ाया था वो गुड्स का यूआरपी था। तो फिर वो ये है जो आज पढ़ा है। बेचने वाले ने उसको सेल्स में थोड़ी डाला होगा, तो अदर इनकम में डाला होगा।
इतनी देर का तो सवाल ही नहीं था यार। बस भाई इतनी देर का सवाल नहीं है। नहीं ना, कॉस्ट ऑफ सेल से कर रहे हैं। वो तो मैंने इस मिसाल में एडमिन से किया था, वरना तो जिस लाइन आइटम में वो डेप्रिसिएशन आ रही है वहां से लेस करना है। सिर्फ एडमिन से ही नहीं करना हमेशा। जैसे अगर वो कोई सेल्स डिपार्टमेंट का एसेट है तो उसकी डेप्रिसिएशन यकीनन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में डली होगी, तो वहां से लेस कर रहे होंगे। जो भी रेलेवेंट अप्रोप्रिएट लाइन बनती है वहां से लेस करना है, एडमिन से ही नहीं करना हमेशा। प्लांट एंड मशीनरी है ना, फैक्ट्री का एसेट होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में आती होगी। फैक्ट्री ओवरहेड होगा, एफओएच होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, तो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन भी फिर उसमें एफओएच फैक्ट्री के खर्चों में कॉस्ट ऑफ सेल में आती होगी।
हाँ भाई बहुत हो गया। देखें सॉल्यूशन और पूछें जो पूछना है। तो देख लो कहाँ मैच नहीं कर रहा, सॉल्यूशन देखो ना। सॉल्यूशन बना के दिया हुआ इसीलिए कि टैली कर लो। अच्छा बताता हूं, एक तो प्लांट मशीनरी पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है और ये भी ओवर वैल्यूड का मतलब है फेयर वैल्यू कम थी, तो ये वो नेगेटिव एडजस्टमेंट वाला सवाल है जिसमें हमें डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज नहीं करनी होती, कम करनी होती है। तो एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे 1500 और एस के पैट में ऐड कर देंगे। ये गलत किया होगा, ये गलत किया ना। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, ओवर वैल्यूड का मतलब है फेयर वैल्यू कम थी, तो ये हमने वो नेगेटिव वाला करना होता है ना, एसेट कम करना होता है। बैलेंस शीट का सवाल होता तो हम गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से इसको लेस करते, पीपी में से लेस करते और इसकी एक्स्ट्रा डेप्शन फिर ऐड बैक करते, यानी एक्सपेंस उसका हम रिवर्स कर रहे होते। तो ये साइन बदल जाने इसमें, ये गलती की होगी। इंपेयरमेंट लॉस पैट में से भी लेस होगा क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, तो 1200 को एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे और एस के पैट में से लेस कर देंगे। फिर लास्ट पॉइंट, एस ने पी को मशीन बेची तो 2500 का प्रॉफिट कमाया। अब ये 2500 अदर इनकम से लेस और चूंकि एस सेलर है इसलिए एस के पैट में से भी लेस, और जो उस पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बनती है मतलब 500 वो कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस क्योंकि ये फैक्ट्री का एसेट है और एस के पैट में ऐड। तो ये क्या है? अच्छा और बताएं जी, मैंने तो सारी कमेंट्री कर दी, और बताएं किसने क्या पूछना है। यार बड़े मुर्दा मुर्दा से लग रहे हैं। कंसोलिडेशन पक्का सवाल है पेपर का, हो गया है कि बस हो गई कंसोलिडेशन? एडजस्टमेंट 7 8 डन, 9 में पहले करा चुका। अभी सिर्फ मैंने एक चीज पेंडिंग छोड़ी हुई है जो सवाल के साथ ज्यादा बेहतर समझा सकूंगा। एडजस्टमेंट 6 का लास्ट पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 डन, 6 का एक पैराग्राफ पेंडिंग किया है अभी। 7 8 9 डन, 10 भी बता दी, 11 भी बता चुका, 12 भी बता चुका, 13 के साथ लिख लें। इसी तरह की एक चीज मैंने बैलेंस शीट में भी छुड़वाई थी, ये IAS 37 पूरा कर लेना फिर ये एडजस्टमेंट कर सकेंगे। नंबर 14 पे आ जाए, एडजस्टमेंट नंबर 14, एडजस्टमेंट 14 डेफर्ड कंसिडरेशन। अच्छा इस पे भी ना मुझे लगता है कुछ 2 क्लासें लगाई हुई मैंने। अगर कैश के अलावा नॉन कैश कंसिडरेशन है, नहीं बल्कि नॉन कैश नहीं कहता, इमीडिएट कैश के अलावा डेफर्ड कंसिडरेशन, कैश देंगे लेकिन पक्का देंगे लेकिन कुछ साल बाद। कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कैश देंगे कुछ साल बाद अगर फलानी फलानी बातें पूरी हो गई तो डेफर्ड और कंटिंजेंट में कॉमन बात क्या है? बाद में पैसे देने हैं। डिफरेंस क्या है? डेफर्ड में पक्के देने हैं, कंटिंजेंट में कंडीशनल है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? डेफर्ड वाले की ट्रीटमेंट थी कि इन्वेस्टमेंट में आना है एक्विजिशन डेट की प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट्स नहीं बताई थी, इसमें बताया था सही अकाउंटिंग क्या है। वो तो सवाल वाला बताएगा एरर क्या है, वो इसको ठीक करना है। सही अकाउंटिंग क्या है डेफर्ड में?
एक्विजिशन डेट की प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड, और साथ लायबिलिटी। फिर जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता जाएगा और वो लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में क्या हो सकता है? इनकम स्टेटमेंट में हो सकता है आपको सवाल वाला बताए कि सब कुछ सही रिकॉर्डेड है, तो फिर सब कुछ सही रिकॉर्डेड है, सब कुछ सही रिकॉर्डेड है, तो फिर कुछ भी नहीं करना ना। जब सब सही है खराब थोड़ी करना है उसको। हाँ, सवाल वाला कह सकता है कि पेरेंट ने ये डेफर्ड कंसिडरेशन की अकाउंटिंग ही नहीं की हुई, तो अब क्या करें? क्या कर लें? इनकम स्टेटमेंट का सवाल क्या कर लें? जो इंटरेस्ट फॉर द ईयर है उसको एक्सपेंस बना लें। चलें सवाल देखिए इसका एक एक्विजिशन, इसी एडजस्टमेंट का एक सवाल देख लें। एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी 20 और कंसिडरेशन है इमीडिएट कैश 20 पर शेयर, फर्दर कैश 15 पर शेयर ऑन 31 दिसंबर 23। ये कंसिडरेशन तय हुई। 2400 शेयर्स भी एक्वायर्ड, 2400 शेयर्स ऑफ एस। अच्छा, एसओसीआई बना रहे हैं हम 2022 की, और एरर ये हुआ कि पेरेंट ने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया। बस ऐसी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, तो टू दी पॉइंट बात बता रहा हूं। पी डिड नॉट रिकॉर्ड दिस। अब आपसे पूछना यह है मैंने कि 2022 की इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट में क्या एडजस्टमेंट डालूं, ये सवाल है। एरर ये हुआ कि पी ने इसकी अकाउंटिंग ही नहीं की हुई। 1 जनवरी 20 एक्विजिशन डेट है, 2400 शेयर्स खरीदे थे पी ने, इसकी अकाउंटिंग कर ली होगी, इसकी अकाउंटिंग ही नहीं की। डिस्काउंट रेट ये है, तो आपसे सवाल मेरा रिक्वायर्ड ये है कि 2022 की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्या एडजस्टमेंट करें अंदर? बताएं, करें ना, बताएं। 2459। अच्छा, हाँ भाई, कितना
5409 2459 2459 सुन के बता रहे हो किया है। एक्विजिशन डेट पे इनिशियली डेफर्ड कंसिडरेशन की वैल्यू क्या बनती है? 2400 इंटू 15 रुपए 1.1 पावर -4 -4 31 12 23 23 पूरा 22 पूरा 21 पूरा 20 पूरा 24588। फिर 31 दिसंबर 20 गुजारें, उस पे इंटरेस्ट बनाएं 2459 2212 ऐड करना है, ऐड 2704। यार बोनतर ही गए आप लोग सारे के सारे। 31 12 21 2705 29752 31 दिसंबर 22 297। ये है जो यहां पर ऐड होगा। कोई एक भी आवाज नहीं आई थी मुझे। अच्छा चलो ठीक है, शाबाश। 2022 ईयर में तो फॉर द ईयर ये है सही वाला इंटरेस्ट, तो ये आना है यहां। और अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग में ये तीनों के तीनों इंटरेस्ट लेने होते। ये एडजस्टमेंट 14 बताइए। इसमें पूछे इतराज। कंटिंजेंट कंसिडरेशन में क्या सही तरीका होता है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन सही क्या है? एक्विजिशन डेट पे इन्वेस्टमेंट डेबिट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन लायबिलिटी क्रेडिट किस अमाउंट पे? एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू पे। उसके बाद हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे। जो गेन लॉस है वो पेरेंट का गेन लॉस होगा। अब आपको सवाल में पूछा जा सकता है कि पेरेंट ने इसकी अकाउंटिंग की कोई नहीं की, तो क्या करें? कर लें। क्या कर लें? इनकम स्टेटमेंट में कैसे निकालें? इस साल में जितनी चेंज है किसको किससे कंपेयर करना है? स्टार्ट नहीं, इस साल के एंड की फेयर वैल्यू और पिछले साल के एंड की फेयर वैल्यू। वो जो गेन लॉस बनेगा वो एक्सपेंस या इनकम में आएगा। ये 15 बता दी हो गई 15 है? समझ ही नहीं आई? वेरी गुड। कंटिंजेंट कंसिडरेशन की सही ट्रीटमेंट क्या होती है? हाँ तो पता ही नहीं तो फिर समझ कैसे आनी है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन की सही ट्रीटमेंट ये होती है कि इन्वेस्टमेंट डेबिट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन लायबिलिटी क्रेडिट किस अमाउंट से? एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू से। किसकी फेयर वैल्यू? क्या होती है कंटिंजेंट कंसिडरेशन? हमारा एक मशरूत प्रॉमिस होता है, उस प्रॉमिस की फेयर वैल्यू होती है जो किसी ना किसी स्टैटिस्टिकल मेथड से निकाली होती है, जिसका एक हल मैंने आपको समेशन पीएक्स भी बताया था। और फिर उसको हर साल के एंड पे अपडेट करना होता है। तो इनकम स्टेटमेंट में ये ऐसे टेस्ट हो सकता है कि पेरेंट ने कुछ भी अकाउंटिंग नहीं की इसकी, तो अब कर लें। अब क्या कर लें? इस वादे की इस साल एंड की फेयर वैल्यू और पिछले साल एंड की फेयर वैल्यू, उसका डिफरेंस या तो गेन होगा या लॉस होगा। गेन कैसे होगा, लॉस कैसे होगा? अगर लायबिलिटी है, लायबिलिटी फेयर वैल्यू मजीद बढ़ गई है तो लॉस है, कम हो गई है तो गेन है। ये एडजस्टमेंट 15 है। लास्ट, अच्छा लास्ट इस तरह के वो मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी छुड़वाई हुई है। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा जो एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है ना, एक है इसका आसान हल, ये तो इतनी देर पहले लिखा था। एक्विजिशन डेट लिखी हुई थी 1 जनवरी 20। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर समझा रहा हूं, और एग्जाम में इनकम स्टेटमेंट ज्यादातर ऐसे ही टेस्ट होनी है, ये जो आप बताने लगा। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, इसमें एक है आसान और ज्यादातर वो आसान ही है, और एक है थोड़ा सा एक्सेप्शनल। तो पहले आसान वाला करा रहा हूं, कल भी उसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, परसों भी उसी की कराऊंगा, लेकिन परसों का सवाल करके एंड पे फिर वो एक्सेप्शनल भी बता दूंगा।
देख तो लोगे ऑनलाइन में, क्या करना है नोट करके। चल कर ले नोट कर ले। और भी कर रहा है कोई नोट? अच्छा नहीं बताता चले। 2023 31 दिसंबर ये ईयर एंड है। बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज कब की फिगर्स होती हैं? ईयर एंड की। अगर साल के आखिरी दिन भी क्यों ना खरीदा हो फिर भी कंसोलिडेशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ईयर एंड पे तो है कंट्रोल और सारे के सारे एसेट्स, सारी की सारी लायबिलिटीज कंसोलिडेट होंगी। इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स कब की होती हैं? टोटल फॉर द ईयर। और पेरेंट का सब्सिडरी पे कंट्रोल बना है तो खुशी खुशी उसकी सेल्स को अपने साथ कंसोलिडेट कर रहा है। जब एक्विजिशन हुई है उसके बाद पेरेंट की मेहनत शामिल हुई है तो बिजनेस ने ग्रो किया है, सेल्स की हैं। और चूंकि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर फिगर्स हैं तो इसमें यह इंपॉर्टेंट होगा जानना कि क्या पूरे साल में वो इसकी सब्सिडरी थी या नहीं थी। अगर हुआ पहले साल का सवाल और उस पहले साल में भी अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए, 31 मार्च चले, तो एस की इनकम स्टेटमेंट जो सवाल में दी हुई है वो तो पूरे साल की है, जबकि सब्सिडरी पेरेंट का रिलेशन कब बना है? कंट्रोल 31 मार्च। तो हमने जब एक्वायर किया है उसके बाद वाली परफॉर्मेंस को कंसोलिडेट करना है, इससे पहले वाली को नहीं कर सकते। तो इस मसले का असल हल यह है, असल कि सब्सिडरी के पास अकाउंटिंग तो है पूरी, तो उसके अकाउंटेंट से कहेंगे कि 9 महीने की ना अलग से इनकम स्टेटमेंट बना के शाबाश, उससे स्पेशल इनकम स्टेटमेंट बनवाई जाएगी। लेकिन सवाल में यह सहूलत मौजूद नहीं होगी। तो सवाल में एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन यह है कि हर महीने सब बराबर था, तो इसलिए एस की हर फिगर को 9/12 करके सवाल करेंगे। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम हुई वो सैटरडे को, उससे पहले नहीं, मेरे इस्लामी कलमात नहीं है, अभी एक सवाल चल रहा है क्लास में। जब तक एक्सेप्शनल आइटम ना हो तो इस मसले का सादा तरीन हल यह है कि एस की हर फिगर को 9/12 कर देंगे। कैसे कर देंगे? अभी अभी देखें, ऐसे सवाल करने लगे। अब ऐसे आप आए पेज 91 पे। अच्छा, जिनके पास मेरी पुरानी साल पुरानी बुक है राइस की, उसमें क्वेश्चन 8, और जिनके पास ये पैक वाली बुक है वो आए पेज 91 पे। पेज 91 क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 पढ़े, मैं करता हूं बोर्ड पे, अभी हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 8 पढ़े हैं। क्वेश्चन 8 जिनके पास मेरी साल पुरानी राइस की बुक है और जिनके पास पैक की बुक है, पेज 91 पे क्वेश्चन 6। चले दबा करें, ना पढ़ें, टाइम नहीं है, इधर देखें, चले पढ़ें फिर। सेल्स बताएं। 140 प्लस 120 कॉस्ट ऑफ सेल, 75 plus 80. डिस्ट्रीब्यूशन 13.5 plus 9 एडमिन and 7.2 plus 12. 3 plus 6. 1.5 plus 3 plus 7.2 plus 3. खरीदा कब है? 1 नवंबर 18, जबकि ईयर क्या है? जुलाई से जून, और ये पहला ही साल है। और पहला साल भी कितने महीने पुरानी बात है? हर सवाल में नहीं 9 महीने होते, डेट देखें ध्यान से, 8 महीने। तो इसका हल फिर यह है कि एस की हर फिगर को 8/12 कर देंगे। अच्छा, वैसे तो आप FR 2 में आए हुए हैं, ये सवाल पूछते तो मुझे शर्म महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी
140 प्लस 120 फिर 8/12 नहीं, वो एडजस्टमेंट्स करेंगे आगे। हमने ये जो 8/12 किया ना, अच्छा सवाल में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, नहीं नहीं नहीं, नहीं लिखी, हाँ लिखी है ना यार, तो मिर्जा साहब ने उड़ा दिया पॉइंट। मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ था, वो पॉइंट इसमें है, प्रॉफिट्स आर अज्यूम्ड टू अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर। अगर ये ना भी लिखा होता तो भी बाय डिफॉल्ट यही है था, क्या, प्रॉफिट्स आर अज्यूम्ड टू अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो सवाल में अगर कह दिया है ये तो भी ऐसा ही है, अगर नहीं कहा तो भी बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है। कैसा ही है? ऐसा ही। कैसा ही कि एस के सारी इनकम सारे एक्सपेंसेस हर महीने बराबर हैं। अगर ये ना भी लिखा होता फिर भी यही मतलब लेना था। तो हमने क्या किया, एक्विजिशन को चूंकि 8 महीने गुजरे हैं तो पी के साथ कंसोलिडेट हमने उन 8 महीनों की इनकम स्टेटमेंट को करना था। नहीं दी हुई सवाल में, पूरे साल की दी हुई है। तो हमने क्या किया कि एस की सारी फिगर्स को 8 महीने की फिगर्स बना दिया। अब आगे जैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं वो होंगी वैसे ही, लेकिन अभी हमने पहला काम यह किया है कि एस की इनकम स्टेटमेंट को साल से कन्वर्ट करके 8 महीने की बना दिया। एनसीआई की वर्किंग में पैट पूरा लिख दूं या वो भी 8 महीने का? वो भी 8 महीने का, तो इसलिए उसके साथ भी यही सलूक करेंगे। कितना पैट है? ये फर्क पड़ेगा सवाल में। बाकी सब एडजस्टमेंट्स वैसे ही हैं अकॉर्डिंगली। जैसे पॉइंट नंबर 2, एक डिलीवरी वैन है, मतलब सेलिंग का खर्चा है, जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा थी 4500, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, इसकी डेप्रिसिएशन और चार्ज करते हैं और यहां से लेस करते हैं। कितनी? 4500 के पास जिंदगी कितनी? 3 साल, लेकिन हम सवाल कर ही 8 महीने का रहे हैं, तो 8/12 कितना? यहां से लेस, और हमने इसको मजीद एक्सपेंस बनाना है। डिलीवरी वैन है तो यहां पर ऐड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट में हम मजीद डेप्शन चार्ज करते हैं, ये कर दी। पॉइंट 3, पेरेंट हर महीने 1000 रुपए की चीजें बेचता है, तो इंटरकंपनी सेल, और उस इंटरकंपनी सेल को यहां से भी लेस यहां भी लेस, लेकिन हम कंसोलिडेट कर ही 8 महीने रहे हैं, तो फिर हम लेस भी यहां से 8/8 करेंगे। यूआरपी, यूआरपी, हाँ जी, यूआरपी यूआरपी है ही नहीं। कितना है? आगे भी तो अंग्रेजी पढ़ना यार। 1000। दो 2000 की चीजें 3 की बेची हुई हैं, तो 1000 का यूआरपी है। तो अगर पी सेलर है तो बस सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हैं, और अगर एस सेलर हो तो यहां ऐड भी करते हैं, यहां लेस भी करते हैं। तो कौन सेलर है? पी, तो बस ये यही है। अच्छा, इसको भी 8/12 करूं? नहीं, यूआरपी तो है ही वो जो साल के एंड की बची हुई चीजों में प्रॉफिट शामिल है, ये नहीं 8/12। तो बाकी सारी एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली वैसे ही है जैसे पहले पढ़ा था, सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि एस की हर आइटम को, ये भी, इसको हमें n/12 करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हो सकती हैं, वो इंशाल्लाह सैटरडे को होंगी। क्यों कल छुट्टी है? नहीं, वो बात मैं कल वाले सवाल कराने के बाद एक और सवाल के बाद बताऊंगा, इसलिए सैटरडे का है। आज तो यही है, सॉरी, आज तो जीटी में है, आज एक्स्ट्रा जीटी में है, कल देखूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।